हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथी आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा प्रीलिम्स वाली क्लास में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाला साथी, जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे सारे सब्जेक्ट से, जो आपके जीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, जो नए हैं साथी जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। इसमें हम आपको बता दें कि अलग अलग बुक से जो आज जितने आपके बिहार दरोगा के लिए बुक्स आप देख पा रहे हैं, इन सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उसका वन लाइनर शॉर्ट नोट्स हम आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी आगे कुछ दिन में हम आपके लिए घटना चक्र, जो बहुत आप सब जानते फेमस है, उसके सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स। घटना चक्र आप 500 600 700 पेज के देखते हैं, उसको कम से कम 40 से 50 पेज में शॉर्ट नोट्स के रूप में हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो उसके लिए फटाफट से आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और परीक्षा से पहले कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करा दें। और साथ ही साथ करंट अफेयर और उसकी प्रैक्टिस, तो इन सारी चीज़ की जिम्मेदारी अब हमारी है। हम आपके लिए पूरा कोशिश करेंगे और जी जान लगा दीजिए, इस बार मेहनत कीजिए और इस बार जो है डबल स्टार लेकर आएँगे, ठीक है? तो इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटी-छोटी क्लास में लेकर आएँगे हम इसको। और आगे आपके जो कोई अगर सुझाव है, कहीं कोई आपको कोई दिक्कत लग रही है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? तो आइएगा, वन बाय वन करके सारे सब्जेक्ट्स थोड़े-थोड़े कुछ प्रश्नों को लिए हैं। जो प्रश्न ना आए उनको अच्छे से नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? तो आइएगा, शुरुआत करते हैं अपने आज की क्लास को। यहाँ से देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट इतिहास, जो प्राचीन इतिहास के पॉइंट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कह रहा है हड़प्पा जो सभ्यता है किस युग से संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, कांस्य युग से संबंधित, यानी इसको हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ से जो अन्य पॉइंट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन से सभ्यता के जो प्रमुख नगर और उनसे रिलेटेड जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना रहता है। अगला पॉइंट है, महावीर ने किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया? तो देखिएगा, पावापुरी याद रखिएगा, पावापुरी में प्राप्त किया। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिर्वाण अंतिम मुक्ति जो है प्राप्त की? तो 80 वर्ष की उम्र में प्राप्त किया बुद्ध ने। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है, पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है किस वैदिक ग्रंथ में पाया जाता है? तो पुरुष जो सूक्त है ये आपका पाया जाता है कहाँ पे? ऋग्वेद में पाया जाता है। कहाँ पे? ऋग्वेद में पाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है, आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित जो है सतचरित संग्रह है? तो आदिनाथ की, किसकी? आदिनाथ है इसकी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है, रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासन काल में हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। किसके काल में? चंद्रगुप्त मौर्य काल में ये हुआ था। अगला इसी तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक क्या है? तो वो सांप है। इसी तरीके से जैन तीर्थंकर से रिलेटेड जो अन्य आपके प्रतीक हैं, चाहे महावीर स्वामी हुए चाहे अन्य, जो उनको जरूर एक तो ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है, त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो सुत्त पिटक में 3 आपके पिटक है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, 3 पिटक है, ठीक है? तो उसमें से एक आपका जो बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं वो सुत्त पिटक में देखने को आपको मिलेगा। अगला पॉइंट कह रहा है, जो छांदोग्य उपनिषद है स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? तो ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ को ये संदर्भित करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कौन सी जो है धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, लोहा। लोहा का प्रयोग वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। आप कहें तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये दक्षिण एशिया में जो है आप देखेंगे तो क्या था? पहली नगरीय सभ्यता थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो वर्धमान महावीर को माना जाता है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपके सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह है? तो देखिएगा 1028 भजन या सूक्ति कह लीजिए इसको, इतने आपको देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? तो आपके टोटल 24 तीर्थंकर हैं। किसमें? जैन धार्मिक परंपरा में। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है?
तो उपनिषद जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? किसी के पास बैठना। ठीक है, किसी के पास बैठना बेसिकली जो है गुरु के पास बैठ के जो शिक्षा ली जाती है उससे इसका संबंध देखा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली जो लड़की है उसके रूप में प्रतिमा, जो प्रसिद्ध प्रतिमा है वो कहाँ पर खोजी गई थी? ध्यान दीजिएगा, ये मोहनजोदाड़ो से खोजी गई है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है साथियों, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? तो ये भी हमने आपको बताया, जो 3 संग्रह हैं, ठीक है, जिनमें बौद्ध की शिक्षाएं हैं उससे रिलेटेड आपको ये देखने को मिलेगा। रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? तो पुष्यगुप्त को दिया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अब देखेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो देखिए, कह रहा है कि बंगाल जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। कब? 20 अप्रैल 1843 को हुई थी। अगला पॉइंट कह रहा है, लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो 1893 में। कब? 1893 में आयोजन होता है। अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान पहली बार 1928 में किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। नेहरू रिपोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला पॉइंट, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने की थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ये घोषणा की थी। अगला पॉइंट है, कह रहा है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो आर.सी. दत्त के द्वारा। किसके द्वारा? आर.सी. दत्त के द्वारा ये प्रकाशित की गई थी। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे साथियों, तो अगला पॉइंट है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में ये अलग अलग तरीके से पूछा गया है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो अगस्त 1942 में पारित किया गया था। कब? अगस्त 1942 में पारित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस को जो है भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी थी? तो रास बिहारी बोस ने इनको अध्यक्षता सौंपी थी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है इसी तरीके से महत्वपूर्ण, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। देखिएगा साथियों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जब एग्जाम देंगे तो परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे आते हैं, तो उनको आप अच्छे से जरूर तैयार करके जाएं, रिवीजन अच्छे से करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा होगा। स्वदेशी जो मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करेंगे तो स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तो स्वदेशी जो है एक आंदोलन इस तरीके से देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट इसी तरीके से कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो डेट याद रखिएगा, 16 अगस्त को जो है ये मनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का जो है सबसे अनुचित कार्य था? तो अवध पे। कहाँ पे? अवध को जो है इसने कुशासन का आरोप लगा के अपने में क्या कर लिया था? मिला लिया था। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है कि शिमला सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1945 में आपका शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन जो है आपके अंतिम वायसराय यहाँ पे देखने को मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है, इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखिएगा, लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के उनके द्वारा, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथ ही फटाफट से, अगला पॉइंट, राजा जी के नाम से कौन जाना जाता है? तो श्री राजा गोपालाचारी को राजा जी के नाम से जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1924 में। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं साथियों, देखते हैं विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेंगे यहाँ पे पॉइंट्स। इसमें बेसिकली आपका रसायन विज्ञान, एसिड को जो है किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है? तो कांच और सिरेमिक से बने हुए बर्तनों में किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, हवा से कौन सी अम्लीय
गैस जो है वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो है आपको इस तरीके से बन के देखने को मिलेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया उष्म ऊर्जा को अवशोषित करती है तो अभिक्रिया मिश्रण के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्यान देंगे यहाँ पे तापमान क्या होता है, गिरता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, प्राकृतिक गैस के जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप हमें अलग हो जाता है? तो ये धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन H+ आयन क्या होगा, अलग हो जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट कह रहा है, जब प्राकृतिक गैस मीथेन हवा में ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या उत्पाद बनते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। अगला पॉइंट, कौन से सामान्य खनिज अम्ल का उल्लेख किया गया है जो अपने सांद्रित रूप में बहुत संक्षारक होते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड आपको देखने को मिलेगा। बुझा हुआ चूना बनाने के लिए और अबुझे चूने और पानी के बीच की प्रक्रिया की विशेषता क्या है? तो तापमान में वृद्धि। क्या होगा? तापमान में वृद्धि की बात यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कह रहा है, यदि 4 डायोप्टर शक्ति का एक उत्तल लेंस -10 शक्ति के एक अवतल लेंस के दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या होगी? तो -6D होगी। इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट, निर्वात में प्रकाश की जो गति है और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात के माध्यम को क्या कहा जाता है? तो अपवर्तनांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अपवर्तनांक कहा जाता है। अगला पॉइंट, विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टीमीटर का किया जाता है। किसका? वोल्टमीटर का किया जाता है। अगला पॉइंट है, कह रहा 2 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 0.1 वोल्ट है। इन बिंदुओं के बीच प्रतिरोध क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आपका 0.0 ओम होगा यहाँ पे सही उत्तर। अगला कह रहा है 1 वाट किसके बराबर है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 जूल पर 1 सेकंड के बराबर होता है। फिर से एक न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। एक तांबे का प्रतिरोध बताया गया है इतना ओम, लंबाई 2 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है वर्ग मीटर में। तो तांबे का प्रतिरोधकता आपको बतानी है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.7 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आपका यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। अगला पॉइंट है, क्या कह रहा है, मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो ये पिपिल करता है इसको नियंत्रित। प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं? तो फैलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। अगला पॉइंट, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। 10 सेकंड में जो जूल में उत्पादित उष्मा ऊर्जा क्या होगी? तो 1250 जूल की यहाँ पे उत्पन्न होगी। आगे आ जाइएगा, अब देखते हैं जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फटाफट से आपको रिवीजन करा देना सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है परीक्षा में प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऊँट अपने कुबड़ में किस अंग में वसा जमा करता है? तो जो हम्प होता है उसका कुबड़, उसमें ये वसा जमा करता है। गुड़हल का फूल का लिंग किस प्रकार का होता है? तो ये उभयलिंगी है। क्या है? उभयलिंगी, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है रेगिस्तानी जो पौधे हैं उसमें कौन सा अनुकूलन सामान्य है? तो जल भंडारण के लिए जो मोटे तने होते हैं वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा साथियों, मनुष्य के शरीर की मुद्रा और संतुलन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आपके सेरी बैलम के द्वारा नियंत्रित होता है। और जब भ्रूण जो है गर्भाशय के अंदर बढ़ रहा होता है तो उसे पोषक तत्व कौन प्रदान करता है? तो प्लेसेंटा प्रदान करता है। अब आ जाइए, आगे बढ़ेंगे भारत के भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। कह रहा है जो कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो अरब सागर स्थित है। इसको ध्यान रखिएगा। भारत पाकिस्तान जो है वर्ष 1960 में किस संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो सिंधु जल जो समझौता उस पर हस्ताक्षर किया गया था। निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है? तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें आपकी जुड़ी हुई हैं। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो 7 देशों के साथ साझा करता है।
आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, कौन सा राज्य भूजल के अति दोहन की सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो पंजाब जो इस तरह के सामना करने को मजबूर है, इसको ध्यान में रखिएगा। कौन से वन खारे पानी के अनुकूल है? तो आपके जो मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वनस्पति खारे पानी के अनुकूल है, जो बेसिकली आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के डेल्टाई रीजन में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो सांगपो कहा जाता है। अगला पॉइंट, कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो उपयुक्त सभी में अगर मतलब अगर आप देखें तो अल नीनो भी प्रभावित करता है, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम, ये तीनों जो है भारतीय मानसून को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगला पॉइंट है, धौलागिरी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो आपके नेपाल में स्थित है। जो मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो आपका थोरियम पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके केरल में स्थित है, हाल फिलहाल में चर्चा में था ये। फिर से एक प्रश्न, सुंदरबन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैंग्रोव के लिए। काकरापार जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन है किस राज्य में स्थित है? तो आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। और भारत की सबसे लंबी नदी तो आप जानते हैं ये गंगा हो जाएगा। आगे देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके विश्व के भूगोल से, इनको भी देख लीजिए। लीबिया की राजधानी क्या है? तो देखिएगा त्रिपोली है, चर्चा में था ये। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नाइल यानी नील नदी आपकी हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो हवाना जो है आपका क्यूबा की राजधानी हो जाएगा। भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करती है? तो जल वृत्त हो जाएगा। क्रोना किस देश की मुद्रा है? तो आप ध्यान दीजिएगा, स्वीडन किसकी? स्वीडन की। नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओस्लो हो जाएगी। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? तो आटाकामा चिली। कौन सा? आटाकामा चिली जो है आपका शीत मरुस्थल। आपका ध्यान दीजिएगा, ये भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत क्या है? तो वर्षा जल का अंतःसैदन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटी सेक्शन शुरू हो गया आपका यहाँ से। मिक्स जिस तरीके से सेक्शन करा रहे हैं वन बाय वन, पूरे क्लास को करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, कह रहा है कि वह कौन सा प्रश्न है पॉलिटी से रिलेटेड जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है जिसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है? तो वो कहा जाएगा तारांकित प्रश्न आपका हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्य शक्ति जो है निहित होगी किसमें? राष्ट्रपति में। तो ये आर्टिकल आपका अनुच्छेद 53 के तहत ये बातें की गई हैं। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है देश के पर्यावरण संरक्षण और सुधार, जो वनों और वन्य जीव की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 48 ए में आती है, डीपीएसपी के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो आपका अनुच्छेद 359 ये आपका लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के पूरे क्षेत्र में राज्य नागरिकों के लिए क्या सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 44 में आपका समान नागरिक संहिता है, यूसीसी, आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है? तो सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्या? सरकारी विधेयक कहा जाता है। भारत के संविधान का भाग एक क्या है? तो उसमें संघ और उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया। इसी तरीके से संविधान के जितने भाग हैं और अनुसूचियां, अनुच्छेद, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन में था उसके अनुसार राजस्थान हो जाएगा। बाकी कहाँ कहाँ है उसको जरा आप एक बार कमेंट करके बताएंगे, द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, कहाँ कहाँ किस किस राज्य में है, कमेंट करके बताएंगे। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य हो सकते हैं। अगला पॉइंट, भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो उपराष्ट्रपति है। कौन? उपराष्ट्रपति। क्या देश में एक से अधिक स्तर की सरकार के अस्तित्व को दर्शाता है? तो संघवाद इसको दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 क्यों
के अंतर्गत गठित स्वशासन की जो संस्था है उसका क्या अर्थ है? तो नगर पालिका क्या हो जाएगा? नगर पालिका हो जाएगा। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, यही बात धन विधेयक के बारे में सत्य है। ठीक है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट साथियों कह रहा है प्रश्नकाल और दिन के एजेंडे के बीच समय अंतराल को क्या कहा जाता है? तो शून्यकाल कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखिएगा। कमेंट करके हमारे साथी बताएंगे कि शून्यकाल जो है किस देश की देन है। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत किसे अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय को किसको सर्वोच्च न्यायालय को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है उस पद पर पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा? तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद 57 में। किसमें? 57 में। किसी देश के छोटे अक्सर शत्रुतापूर्ण इकाइयाँ में जो विभाजन को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो बाल्कनीकरण इसको दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 के माध्यम से नागरिकों को किसकी गारंटी दी गई है? तो शोषण के खिलाफ जो है अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है कि कौन सी रिट जारी होती है? रिट के बारे में सवाल है। जब जो है न्यायालय को ये पाता है न्यायालय कि कोई विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो वहाँ पे परमादेश जारी होता है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता क्या है? तो केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा कौन नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए थे। तो आपके मौलिक कर्तव्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है कि भारत के जो संविधान है शुरुआत में किससे होती है? तो प्रस्तावना से शुरुआत होती है। राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनको ध्यान रखिएगा। संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता कौन लागू करता है? तो आचार समिति जो है ये लागू करती है। अब आ जाइएगा साथियों, कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गरीबी। ये गरीबी का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है। आगे देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को जो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की है? तो औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। ठीक है, अगला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो वित्तीय संस्थान कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया सॉरी और अक्टूबर 1980 से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया। अगला पॉइंट है कह रहा है अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो वे देश जहाँ प्रति व्यक्ति जो वास्तविक आय है वो क्या है? कम है। क्या है? कम है। अगला पॉइंट कह रहा है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि देखी जाती है? तो चरण 2 में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी जाती है। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण किसने माना है? तो मार्क्स और एंगल्स ने इस बात को माना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1952 में शुरू किया गया था। कब? 1952 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान नामक भारत का पहला बैंक कब स्थापित किया गया था? तो 1770 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा लीजिएगा, भारत का पहला बैंक जो है स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट कह रहा है जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि नीति संसद में कब प्रस्तुत की गई थी? तो 28 जुलाई सन 2000 को प्रस्तुत किया गया था। अगला पॉइंट
भारत में विकास का एलपीजी मॉडल कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1991 को। कब? 1991 को किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों डेट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तो देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्या है? तो कृषि है। उसके बाद से अगला पॉइंट, जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में एक व्यापार आधार होता है, वहाँ संभवतः क्या होता है? तो उच्च जन्म दर होता है वहाँ पे। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है 9वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर ये केंद्रित थी। अगला पॉइंट कह रहा है, पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के समय भारत जिन 3 समस्याओं का सामना कर रहा था वो क्या? तो उस समय जो है भारत, पहला तो शरणार्थियों की समस्या, भोजन की गंभीर कमी और बढ़ती मुद्रास्फीति से भारत क्या था? इस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था। अगला पॉइंट कह रहा है, जनसंख्या घनत्व क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो है उस भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात है। अगला पॉइंट साथियों, भारत में मजदूरी रोजगार कार्यक्रम को जो है और क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। इसके बारे में जाना हमने। अब कुछ पॉइंट पारित किए और पर्यावरण से रिलेटेड 2-4 पॉइंट देख लीजिए। जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2024 से लागू हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। रेगिस्तान में जानवर पानी का संरक्षण कैसे करते हैं? तो रात्रि चर होकर और गाढ़ा मूत्र विसर्जन करके ये सब करते हैं। अब कुछ देख लीजिए प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड। इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1958 ईस्वी में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीएओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सिंगापुर में है। क्लियर है। अगला पॉइंट महत्वपूर्ण जो है, साहा परमाणु भौतिक संस्थान कहाँ है? तो आपके कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अंकटाड जो है उसका विस्तारित रूप क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, स्थापना 1964 में। अगला पॉइंट कह रहा है, जीएटीटी का तात्पर्य क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, स्थापना 1947 में। और पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं वो संगठन ओपेक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आपके वियना ऑस्ट्रिया में देखने को मिलेगा। कुछ अन्य पॉइंट्स कला संस्कृति से देख लीजिए, जैसे कि जो देखने की इस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है तो आपके गोवा का हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आपके स्थित है। माच किस राज्य का एक पारंपरिक लोक नाट्य रूप है? तो मध्य प्रदेश का। रसिया जो गीत है किस राज्य का एक क्षेत्रीय गीत है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, भारती दयाल का नाम। गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपके उत्तराखंड का हो जाए। कहाँ के? उत्तराखंड का। शालीमार बाग कहाँ स्थित है? तो श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ेंगे साथियों, जो अबू आड़ा किला किस राज्य में स्थित है? तो आपके गोवा में स्थित है। और एक अन्य पॉइंट, पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का कठपुतली नाट्य रूप है? तो पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। क्लियर है यहाँ तक? कह रहा है कि वह स्थल जहाँ से अभिलेख में मित्र, वरुण और इंद्र और नासप्ते के नाम उल्लेखित हैं, तो कौन सा अभिलेख है और वो स्थल जहाँ पे वो अभिलेख मिला है? तो जो है ये बोगज कोई एशिया माइनर वाला जो अभिलेख है इसमें इन नामों का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ेंगे साथ ही देखेंगे अगला पॉइंट जो है, कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झूकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान एच संस्कृति का संबंध है। तो इसका संबंध जो है परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति से है। इस तरह की जो संस्कृति और इस तरह के जो सारे पॉइंट्स मिले आपके परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति से मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, कह रहा है कायाकल्प के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत आत्महत्या का विधान है। तो ये जैन धर्म है, इसके संतारासन लिखना का आता है। ठीक है, हर्षवर्धन और बाकी कई सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वह शिलालेख जिसमें अशोक ने उन 8वीं जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी। तो 13वां शिलालेख में, कौन से शिलालेख में? प्रश्न पूछेगा आपसे कि शिलालेख जिसमें अशोक ने
आठवीं जनजातियों का उल्लेख किया है जो अपराध करती थी, तो 13वां शिलालेख आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र का वह अध्याय जिसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। ठीक है, तो उसमें जो आप देखेंगे तो ये अध्यक्ष प्रचार है। क्या है? अध्यक्ष प्रचार में जो है आपको ये उल्लेख देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है वह जैन ग्रंथ जिसमें तोरमान नामक शासक द्वारा चंद्र जो भागा नदी है उसके तट पर पवैया नामक स्थान पर शासन करने का उल्लेख है। तो ये है कुवल यल माला। ठीक है, कुवलय माला है ये जगह है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कह रहा प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी थी। तो ग्रीवरज या राजगिरी आप कह लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके अलग अलग परीक्षाओं में ये पॉइंट पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत में गांधी जी का वो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह, ये प्रथम इनका सत्याग्रह था गांधी जी का। भारत में अगर आप देखें तो पहला सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया चंपारण बिहार से, और इसके बाद बैक टू बैक जितने सारे आंदोलन थे सारे के सारे सफल होते चले गए। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट कह रहा है कि वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल साम्राज्य कौन सा है? चोल साम्राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में ये पूछा है। ये मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य है जो व्यापक स्तर पर अपने स्थानीय स्वशासन के लिए, लोकल गवर्नेंस के लिए क्या था? फेमस था। तो चोल साम्राज्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। स्कंदगुप्त की जो है सक्रोपम उपाधि का उल्लेख मिलता है, तो कहाँ पर? कहोम अभिलेख से। कहाँ से? कहोम अभिलेख से ये मिलता है। सक्रोपम जो है उपाधि किसकी? स्कंद गुप्त की थी। इस उपाधि को भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अलग अलग परीक्षाओं में चाहे पीसीएस हो और छोटे मोटे जो भी एग्जाम्स में कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उपाधियों से संबंधित। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये इल्तुतमिश को, किसको? इल्तुतमिश जो है दिल्ली सुल्तान जब बनता है तो इस सारी चीज़ों को क्या करता है? व्यवस्थित करता है, चाहे एकता प्रणाली हो, सैन्य व्यवस्था हो, मुद्रा प्रणाली, इन सबको व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश को जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक थे। तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दक्षिण भारत में जो है चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। तो ये घाघरा का युद्ध था, 5 मई 1529 ईस्वी को ये लड़ा गया है। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। इस तरीके का अलग से आपसे अगर पॉइंट पूछे कि जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया था, तो ये आपका घाघरा का युद्ध है। कमेंट करके जरा बताइएगा कि घाघरा का युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था, किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला कह रहा है भूमि मापन हेतु दजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था। तो ये सिकंदर लोदी ने, किसने? सिकंदर लोदी ने करवाया था गजे सिकंदरी का प्रचलन जो है, सिकंदर लोदी। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कह रहा है दीन इलाही स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू था। तो ये कौन था? तो आपके ये बिरबल थे, अकबर के 9 रत्नों में से एक, जो दीन इलाही को जो है स्वीकार करने वाले एकमात्र हिंदू थे। दीन इलाही आप जानते हैं अकबर के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइएगा। कह रहा है डोमिंगो पायस कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया, वह कहाँ का यात्री था? तो ये पुर्तगाली यात्री था। कई बार प्रश्न देखिएगा ऐसे पूछता है कि यात्री दे देता है, देश पूछ लेता है। यात्री दे के पूछ लेता है कि इसके शासनकाल में वो भारत आए। ठीक है, तो जितने आपके प्राचीन हो गए चाहे मध्यकालीन में जितने सारे विदेशी यात्री आए उनका आप ये भी याद रखिएगा किसके काल में। जैसे यहाँ पे पूछे डोमिंगो पायस, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में ये भारत आया और ये पुर्तगाली यात्री था। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये नादिर शाह। कौन हो जाएगा? नादिर शाह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एज इट इज। इसी तरीके से नोट्स अगर आपके पास हैं, क्रिप्सन नोट्स है, शॉर्ट नोट्स है, आप रिवीजन करने में आपके लिए आसानी होगी। जो पॉइंट्स ना आए उसको भी आप अच्छे से इस तरीके से नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा हुआ भू राजस्व व्यवस्था जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। यह है रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्या है? रैयतवाड़ी व्यवस्था है जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड है। इसके साथ साथ भू राजस्व व्यवस्था में आप जानते हैं जमींदारी, ठीक है,
उसके साथ-साथ अस्थायी बंदोबस्त जिसको कहते हैं उसके साथ-साथ ये और एक और व्यवस्था कौन-सी है? महालवाड़ी, कौन-सा? महालवाड़ी, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। इन तीनों व्यवस्थाओं को अलग-अलग टाइम पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने की आकांक्षा प्रदर्शित की थी, तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, ये जो थे इन दोनों लोगों की क्या आकांक्षा थी? तो डोमिनियन स्टेट की जगह पर पूर्ण स्वराज की बात को लेके इन्होंने लक्ष्य को लेके आगे बढ़े थे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है लॉयल आयोग, अस्टेची आयोग, मैकडोनल आयोग तथा वुडहेड आयोग आदि ब्रिटिश कालीन आयोग हैं। ये इनका संबंध किससे है? तो दुर्भिक्ष से। किससे? दुर्भिक्ष से, अकाल से, इस तरीके से समझ सकते हैं ये सारे के सारे आयोग। और इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट जो आपको बताएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो इस तरीके का आयोग है, ठीक है, वो किस गवर्नर जनरल के काल में बनाए गए, ठीक है। तो स्ट्रेची, मैकडोनाल्ड, ये सब किससे संबंधित है? फिलहाल दुर्भिक्ष से संबंधित है। और अलग अलग जो आयोग बनाए जाते हैं समय समय पे, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिएगा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया, तो कृष्ण कुमार मित्र ने, इनके द्वारा यह सुझाव दिया गया था। बंगाल विभाजन आप जानते हैं 1905 का विभत्स ये विभाजन, ठीक है। और यहीं पर जो है स्टार्ट होता है क्या? बहिष्कार और स्वदेशी का जो है नारा। वह महिला जो नी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी, तो नलिनी सेनगुप्ता, इनका नाम याद रखिएगा हमेशा। कई बार जो है ये दो नाम हमेशा पूछा गया है कई बार, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू का। जहाँ पे कांग्रेस की अध्यक्षता की अगर हम बात करेंगे अधिवेशन की, तो एनी बेसेंट पहली बनती है, उसके बाद सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय बनती हैं। ये अलग अलग परीक्षाओं में कितनी बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि तीसरी नंबर पर जो महिला बनी वो नलिनी सेनगुप्ता है। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था, तो ये आपका कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे, वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारत में जो है भारत जो भाषा प्रेस अधिनियम है समाप्त किया गया, तो लॉर्ड रिपन। अब ध्यान दीजिएगा जो जितने तरीके का आपके गवर्नर जनरल यहाँ पर आए उनसे संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है, चाहे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो गए, लॉर्ड रिपन हो गए, है ना, डलहौजी हो गए, इन सब के जो कुछ 5-7 हैं उनको आप एक जगह नोट करके तैयार करते हुए आगे बढ़ना है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी, तो वर्ष 1911 में। कब? 1911 में ये हुई थी। आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ अन्य पॉइंट्स को देखेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा हुआ मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई थी, जो कारखाना कहलाता था। तो ये देखिएगा अकबर से रिलेटेड है। किससे? अकबर से रिलेटेड है, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आप जब चित्रकला की जैसे बात आती है तो जहांगीर का नाम याद आता है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो पूछा गया पॉइंट है वो एक व्यवस्था की गई जो कारखाना कहलाती थी, वो अकबर के समय का दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है वह मामलुक शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमशी का निर्माण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने। नाम याद रखेंगे, हौज शमशी का निर्माण करवाया गया था इसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुब मीनार के पास। आगे बढ़ेंगे, साथियों देखेंगे अगला प्रश्न, मणिपुर की मेइती जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? तो साजिबू चेरा ओबा, ठीक है। ये आपका एक तरीके से नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाला एक पर्व है। किसके द्वारा? तो मेइती जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला है। ध्यान दीजिएगा साथियों, करंट अफेयर के लिए भी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो एक बार जाके जरूर करंट अफेयर से रिलेटेड हर एक मंथली और बाकी तरह की जो भी करंट अफेयर है महामैराथन भी आप देखने को मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उसको जरूर देखिएगा एग्जाम्स के लिए। ईरानी लिपि, अगला पॉइंट कह रहा है पंजाबी संस्करण माना जाता है, तो शाहमुखी लिपि को। ईरानी लिपि क्या जो है पंजाबी संस्करण किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है शाहमुखी लिपि को माना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है वह युद्ध कला जिसका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथकली में भी दिखाई देता है, तो ये है कलारी, कलारियट्टू, ठीक है। क्या है? कलारियापट्टू जो है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया जाना प्रारंभ हुआ वर्ष 1954 से। कब? वर्ष 1954 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। किसको? पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कह रहा भारतीय संगीत को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जिन दो विद्वानों को जाता है वो है,
तो विष्णु नारायण भारतखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये जो है भारतीय संस्कृत को व्यवस्थित रूप करने का श्रेय इन लोगों को जाता है, तो इनका नाम ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह नृत्य कला जिसमें नटवरी नृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसको है नृत्य कला नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका है कथक। और कथक आपका कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार हैं, तो अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर, जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था स्थित है, तो आपके कहाँ पर, पुणे में स्थित है। कहाँ पे, पुणे में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा हुआ नृत्य शैली, इसमें कथा या भाव सदैव महाभारत या रामायण से लिया जाता है, तो ये आपका कुचिपुड़ी क्या है, कुचिपुड़ी है। इसमें जो नृत्य शैली है, इसमें अगर आप देखें तो जो कथा या भाव है वो महाभारत या रामायण से लिया जाता है। अगला पॉइंट है कह रहा है बुद्ध की वह मुद्रा जिसमें उन्हें पृथ्वी को छूकर आह्वान करते हुए दिखाया गया है, वो कहलाती है, तो भूमि स्पर्श मुद्रा कहलाती है। बहुत सारे जो इसके पॉइंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के लिए, कि पॉइंट इसमें जो है सेलेक्टेड है आपके परीक्षा के लिए, अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे पीसीएस लेवल का हो, वनडे एग्जाम हो, सब में आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है कह रहा होयसल का मा मातंगेश्वर मंदिर की शैली बता दीजिए, तो कह रहा है ये बेसर शैली में बना हुआ, किसमें, बेसर शैली में। कमेंट करके ज़रा बताइएगा। अभी जो अयोध्या का आपका राम मंदिर बना है, ठीक है, इसमें जो है किस शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, देवताओं के साथ जो है राजा की मूर्ति स्थापित की गई चोलकालीन मंदिरों में। कहाँ पर साथियों, चोलकालीन मंदिरों में इसको स्थापित की गई, इसको ध्यान में आप रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में इस्लामी पद्धति पर बनी पहली मस्जिद मानी जाती है, तो ये जमायत खाना मस्जिद जो है आपको इस्लामिक पद्धति पर बनने वाली पहली मस्जिद मानी जाती है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि चारबाग शैली तथा दोहरे गुंबद का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है, तो हुमायूं के मकबरे में, फिल्म में हुमायूं के मकबरे में ये मिलता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं, तो श्याम वेद में, आप सभी जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग प्राचीन पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये देखने को पॉइंट मिलता है। उसके बाद से कह रहा है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, तो आमिर खुसरो को, किसको, आमिर खुसरो को ये दिया जाता है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है सल्तनत काल के आरंभिक दौर में अलंकरण की संयुक्त विधि कहलाती थी, तो अरबस्क जो है ये कहलाती थी। क्या है, सल्तनत काल में अलंकरण की एक संयुक्त विधि है। चित्रकला की वह शैली जिसके अंतर्गत रागमाला और रसिक प्रिया के विषयों पर निर्मित चित्र अत्यधिक प्रभावपूर्ण थे, तो ये बीकानेर शैली में, किसमें, बीकानेर शैली में, इसको ध्यान में आपको रखना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा जो कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है तमिलनाडु के तंजावुर में। कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजावुर में आपको देखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण साथ है आपके परीक्षा के दृष्टि से, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयार करते चलिएगा। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स वगैरह के लिए जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको लिंक या तो कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक टेलीग्राम का मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय जाता है, तो महासुंदरी देवी को, किसको, महासुंदरी देवी को श्रेय जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है शास्त्रीय संगीत पर प्रसिद्ध रचना राधा गोविंद सार के रचयिता है, तो सवाई प्रताप सिंह है। कौन, सवाई प्रताप सिंह, इनको आपको ध्यान में रखना है। और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, पटना के दीदारगंज से प्राप्त चामर जो ग्राहिणी यक्षिणी की प्रतिमा का संबंध है, तो ये मौर्य काल से, किससे, मौर्य काल की ये प्राप्त यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, तो अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह रहा अनुच्छेद 324। कमेंट करके जरा भाग बता दीजिएगा, तो संविधान के किस भाग में जो है भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित बातें की गई। देखिएगा साथियों, बहुत सारे पॉइंट जो हम आपसे यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ प्रश्न जो दो चार आपसे पूछेंगे
जो सीरियस स्टूडेंट जेन्युइन है, जिनको लगता है कि वो पढ़ाई एक लग के तैयारी कर रहे हैं, वो इन सवालों का जवाब देते चलिएगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आगे कहीं न कहीं आपको इसी में मिल जाएँगे प्रश्न, या फिर नहीं मिलते हैं तो आपको ये प्रश्न आने चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा सारे प्रश्नों के एक साथ आप, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22 भाषाएँ इसमें शामिल हैं। उसके बाद से कह रहा है कि इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ जो मुकदमा था सर्वोच्च न्यायालय का, निर्णय जिस विषय से संबंधित था, तो सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण से ये रिलेटेड था। ठीक है, ये केस भी आपने पढ़ा होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, तो जो बजट प्रस्ताव होता है उसके खर्च में कमी का प्रस्ताव ये प्रस्तुत करता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंट के जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों में जो है ये प्रश्न देखने को आपको मिला था, वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की जो सीमा है उस तक निर्धारित की गई। तो ये आपका संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 का ये अधिनियम था। इसमें जो है 15% तक जो सीमा निर्धारित कर दी गई थी। अगला पॉइंट है, कह रहा वह व्यक्ति जिसने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली कहा, तो ये के एम मुंशी जी थे। कौन थे? के एम मुंशी, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को जो है भारत की राजनीतिक कुंडली कहा है। अगला है वह नेता जिन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अभी रिसेंट में ही इन पे संविधान दिवस जो मनाया जाता है उसको 26 नवंबर को भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट जो है कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 368 है ना। ये अनुच्छेद याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार वनडे एग्जाम से लेके पीसीएस तक के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है, क्या है? महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 161। ठीक है, 61 नंबर में ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था की गई कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा, तो अनुच्छेद 30 में ये बात की गई है। और अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, कह रहा है कि विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है, तो सीएजी के द्वारा। किसके द्वारा? सीएजी के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, तो 1956 में। कब? 1956 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान रखिएगा, भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। पूरे क्लास को आप अच्छे से देख डालिएगा, जो पॉइंट न आए एक पेज लेके उसके आप इसको शॉर्ट नोट्स के तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे यहाँ से प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना चाहिए? तो आपका 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। वर्ष 2003 के जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल की गई थी, तो बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ठीक है, बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी जो है आपके 2003 के संविधान संशोधन जो 92 नंबर का था उसमें ये शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्ता और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत लिया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। किसे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से सब दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय जो आपात स्थिति में यानी आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है, तो केंद्रीय गृह मंत्री। ध्यान दीजिएगा, जो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है उसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन इसमें जो है आप जो आपदा की प्रतिक्रिया है उस निधि का संचालन कौन करता है? तो ये केंद्रीय गृह मंत्री करता है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री से कंफ्यूज ना होइएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए, तो ये जोड़ा गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले जो था इसमें आंतरिक अशांति थी, अब इस शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। जब सशस्त्र विद्रोह होगा तभी जाकर राष्ट्रीय आपात लगेगा। 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? इसमें जोड़ा गया था। अगला पॉइंट कह रहा है वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में
निर्वाचन की व्यवस्था की गई? तो 1892 का अधिनियम। कौन सा साथियों? 1892 का अधिनियम। अगला पॉइंट है, भारत में उपराष्ट्रपति को सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, किसको? उपराष्ट्रपति को जो है सदन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि जो राज्यसभा का आपका ये सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा, पुराने संसद भवन की जो नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। इसकी डिजाइन तैयार की गई थी किसके द्वारा? तो एडविन लुटियंस तथा सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा तैयार की गई थी। जो पुराना आपका संसद भवन है उसके बारे में पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है, सामान्य आय व्यय प्रस्ताव से जो है पूर्व खर्च हेतु सरकार को धन की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूर्ति की जाती है। तो लेखानुदान से की जाती है। किससे? लेखानुदान से। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट जो है ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, चलिएगा अगला पॉइंट, संघीय शासन का एक गंभीर दोष है, तो क्या है? पृथकता का भय। इसमें जो है संघीय शासन में जो है एक गंभीर दोष के रूप में इसको देखा जाता है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जब किसी संकल्प या विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है, तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है। तो गिलोटिन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? गिलोटिन प्रस्ताव। अगला फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इसके अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो HN कुंजरू और KM पन्नीकर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हाल फिलहाल में चर्चा में था, हरमुज जल संधि। अभी ये BPSC प्रीलिम्स में भी पूछा गया था और चर्चा का विषय बना हुआ है जल संधि। तो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जो है ये जोड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, कह रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात किन दो महान झीलों के बीच स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही बात कर रहा है, तो ओंटारियो झील और ईरी झील। ये 5 झीलें हैं, ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन और सुपीरियर। जो 5 फिंगर्स लिप इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो कौन सा? होन्शु द्वीप है। होन्शु द्वीप जो है आपका ये सबसे बड़ा द्वीप है। ध्यान रखें, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है, तो उसको कहते हैं होमिलिस्मल रेखा, यानी भूकंप रेखा, जहां पर जो है एक साथ भूकंप का अनुभव किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बृहदाकार की ढाल युक्त जो है गुंबद रूपी संरचना कहलाती है, तो लैकोलिथ कहलाती है। क्या कहलाती है? लैकोलिथ। अगला पॉइंट है, कह रहा है वायुमंडल का सर्वाधिक सघन स्तर जो है सघन सनस्तर स्थित है, तो क्षोभ मंडल में। आप जानते हैं क्षोभ मंडल में स्थित है वायुमंडल का ये स्तर। अगला पॉइंट साथ ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है, तो ये कोरियोलिस बल के द्वारा ये चीजें होती हैं, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि स्वर्ण जो पैगोडा का देश कहा जाता है, तो म्यांमार को कहा जाता है, आप सभी जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र पर स्थित देश है, तो आपका बांग्लादेश जो है कहाँ पर है? इसी के पास स्थित है। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण उत्पन्न होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या उत्पन्न होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। कौन सा? शुक्र ग्रह है। और अगला पॉइंट कह रहा है प्रशांत महासागर का आकार है, तो त्रिभुजाकार। क्या है? त्रिभुजाकार आकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी जो है सर्वोच्च चोटी है, तो ये धूपगढ़ की चोटी है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि नदी जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है, निर्माण करती है, और ऊपर जो है उत्तरी भूटान से निकलती है, तो शंकोश नदी है। कौन सी नदी है?
संकोच नदी है, ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। अगला पॉइंट है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इथोपिया है, सोमालिया है, जिबूती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के लिए। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वह पर्वत जिसे हजार धुआरों की घाटी कहते हैं, तो माउंट मैकिनले किसे कहते हैं साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, माउंट मैकिनले को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट जो है कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक द्वीप समूहों से मिलकर बना देश है, तो आपका कौन सा है? इंडोनेशिया है। कौन सा? इंडोनेशिया। अगला पॉइंट है कि जब एक छोटे तारे में सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन जो है कोर का अवशिष्ट भाग कहलाता है, तो व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। क्या कहलाता है? व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा प्रतीत होता है मीथेन की अधिकता के कारण। किसके कारण साथियों? तो मीथेन की अधिकता के कारण ये ऐसा होता है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। अगला पॉइंट ध्यान दीजिए, कह रहा है विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। झीलों के अध्ययन को कहा जाता है, तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। किसको? झीलों के अध्ययन को। अगला पॉइंट कह रहा है इंसेलबर्ग्स हैं, तो ये क्या है? वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति। ठीक है, वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण तापमान, वर्षा एवं वनस्पति के घटकों के आधार पर किया गया है, तो है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, कोपेन का ये वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा साथियों कि ध्यान दीजिएगा, विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डालिया कहलाता है, तो आपका यूक्रेन कहलाता है। विश्व का अन्न भंडार और रोटी की डलिया जो है किसको कहते हैं? तो यूक्रेन को कहते हैं। और नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आपका सिक्किम है। कौन सा राज्य है साथियों? सिक्किम राज्य। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लास आ गई है, इसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।